तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस के साथ के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कहता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर प्रोसीड करता है। बट याद रखिएगा यहाँ पे दो डायरेक्शन से मुराद, हम लोग जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो भी डायरेक्शन होंगे इनसे मुराद हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस ले रहे होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर प्रोसीड कर सकता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करता है, और वो जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। इसका मतलब कि आपके पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता। ये आगे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास दो डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स होंगे, जबकि इरिवर्सिबल सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा। ये कभी भी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमें प्रोसीड करता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर थर्ड जो इसका पॉइंट आता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बेटा हम लोग इसे आगे जाकर भी पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, रिएक्शन वो कंप्लीट होता है जिसमें 100% रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं। मतलब आपके पास एक ऐसी स्टेज होती है कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं जबकि प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता रिवर्सिबल रिएक्शन में कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना दें। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है दे गोज टू कंप्लीशन। ये क्यों कंप्लीट हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास 100% प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शंस कभी भी नहीं होंगे। जब रिवर्स रिएक्शन नहीं होंगे तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का होना ज़रूरी होता है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिवर्स रिएक्शन होते नहीं है। जब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। हम लोग इसको कभी भी ओपन सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द रीज़न इज कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ होती हैं वो गैसियस स्पीशीज़ होती हैं। अब गैसियस स्पीशीज़ क्या करती हैं कि अगर आप लोगों के पास ओपन कंटेनर होगा, लेट्स सपोज आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस फेज के अंदर मौजूद हैं, तो रिएक्टेंट जब गैसियस फेज में होंगे तो वो यहाँ से तो वेपोरेट कर जाएंगे। जब वो वेपोरेट हो कर जाएंगे तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जब प्रोडक्ट्स में लेट्स सपोज कि ये कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद जब ये रिएक्टेंट्स बनते जाएंगे तो रिएक्टेंट्स भी यहाँ से क्या करते जाते हैं, इवेपोरेट करते जाते हैं। क्योंकि गैसियस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उन्हें कोई भी ओपन स्पेस देखने को मिलती है तो उसमें से वो डिफ्यूज आउट कर जाते हैं, तो वो यहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे, तो दोबारा से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के काबिल नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ना ही आप लोगों के पास जो है वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर सकता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन की कोई कंडीशन नहीं होती। आप लोग इसे चाहे क्लोज में ऑब्जर्व कर लें, चाहे आप लोग इसको ओपन सिस्टम में ऑब्जर्व कर लें। अगर हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है हम लोग इसको डबल हेडेड एरो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जबकि जो सिंगल हेडेड एरो के साथ जो है वो हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस को शो कर रहे होते हैं। ये आप लोगों के सामने एग्जांपल है हमारे पास कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों के सामने ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन, और ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है वो शो कर रहा है। अब जब हम लोग ग्राफ को आगे जाकर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं एज वेल एज एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ बनता है। ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स की लाइन होती है, और ये वाली जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स की लाइन होती है। अब यहाँ पे हम लोग टाइम को ले रहे होते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन की लाइंस होती हैं, चाहे आपके पास ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की लाइन है और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की लाइन है। जब इक्विलिब्रियम बेटा एग्जिस्ट हो जाएगा ना तो ये दोनों लाइंस आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एज वेल एज ये एक्स एक्सिस के भी आप लोगों को जो है वो पैरेलल देखने को मिल सकती हैं। तो इसी स्लाइड में से आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोगों से वो पूछ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। वो आपको तीन फीचर रिवर्सिबल के दे देगा, एक रिवर्सिबल के दे देगा। वो आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कौन से एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए
कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग किस चीज़ को लेते हैं जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वहाँ पे हम लोग टाइम को ले रहे होते हैं। फिर एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट या। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसका ग्राफ भी देख लें। हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन का ही है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए ताकि क्लियर आप लोगों का माइंड रहे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा हमने बात की कि हमारे पास जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। दोनों रिएक्शंस एट द सेम टाइम प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो जो मैं बेसिक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए है, और यहाँ पे रिवर्सिबल के अंदर भी देखें ये हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए लाइन है। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, इसका मतलब ये हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की ही लाइन है। और दूसरा डिफरेंस जो है कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं ये हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले रहे होते हैं, कंसंट्रेशन। यहाँ पे 0 होती है, 10 होती है, 20 होती है। शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। और एक वक्त आता है कि आप लोगों के पास मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट 0 और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% हो जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि भाई आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ में देखें, आप लोगों के रिएक्टेंट्स यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ आके टच नहीं कर रहे। जब वो टाइम एक्सिस के साथ आके टच नहीं करे मतलब इसकी कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होगी, प्रोडक्ट्स कभी भी 100% नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में से किस किस्म का ग्राफ होगा जिसमें जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस को या फिर टाइम वाले एक्सिस को जाके टच कर रही होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ में पॉसिबल है। ऐसी चीज़ है वो आप लोगों को कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, ये 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आप लोगों के पास मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के देता हूँ, के प्लस बी है, ये मिलकर हमारे पास सी प्लस डी बनाते हैं। अब फॉरवर्ड में क्या होगा कि ए प्लस बी आपस में कंबाइन करेंगे और सी प्लस डी बना देंगे। और रिवर्स में क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट, सी प्लस डी आपस में मिलकर आप लोगों को ए प्लस बी बना के दे रहे होते हैं। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट साइड पे मौजूद होते हैं। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट प्रोसीड कर रहा है तो जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो राइट से लेफ्ट साइड पे प्रोसीड कर रहा होगा। थर्ड पॉइंट है कि इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। अब इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न आप लोगों को कोई भी एमडी कैट बेटा आप लोगों ने क्रैम नहीं करना होता, रट्टे वगैरह नहीं लगाने होते, आप लोगों को चीज़ें समझनी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लाइन लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई है, एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करना होता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि शुरू के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। अब क्यों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है? आप लोगों ने लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ मैस एक्शन हमें क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास मिनिमम होती है। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही किया है तो रिएक्शन स्टार्ट करते हुए हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी तो इसका रेट भी क्या होगा, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप लोगों के पास सी और डी के। लेकिन यहाँ पे जो सी और डी हैं हमें पता है कि जब अभी रिएक्शन स्टार्ट किया आपके पास तो प्रोडक्ट्स बने ही नहीं। जब प्रोडक्ट्स बने ही नहीं तो इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। जब इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इनका रेट भी क्या होगा, स्टार्ट के अंदर इनका जो रेट होगा वो बहुत ही स्लो होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मीन टू से ए और बी की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब ए और बी की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी विद द प्रोसीडिंग ऑफ टाइम ग्रेजुअली स्लो डाउन होता जाएगा। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है ये आप लोगों के पास स्पीड अप होता रहता है। और स्पीड अप होने की रीज़न क्या होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सी और डी की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ती रहती है। जब सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आप लोगों के पास जो रेट है वो भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन।
इसका भी आप लोगों से फीचर पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो फीचर है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फीचर जो है वो रिवर्स रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने ग्राफ भी गिवन है कि हमारे पास H2 प्लस I2 अगर ये रिएक्टेंट्स हैं और HI। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वट ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, H2 है, I2 है, HI है, और मैं आपसे कहता हूँ बोथ ए एंड बी, मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्ट करेगी एज अ रिएक्टेंट? 2HI। तो यहाँ पे जो हम HI जो है इट विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट, कब? फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अगर जनरल रिएक्शन की बात करेंगे तो H2 और I2 रिएक्टेंट्स ही हैं, HI आपके पास प्रोडक्ट्स ही है। लेकिन अगर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि बेटा हमें बताएं कि रिवर्स रिएक्शन के लिए आप लोगों के पास रिएक्टेंट कौन से होंगे, तो इस रिएक्शन के ऊपर फोकस करें जो रिवर्स रिएक्शन आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें जो HI है इट इज़ अ रिएक्टेंट और H2 I2 के हैं आपके पास प्रोडक्ट हैं। और अगर आप लोगों के पास फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो H2 और I2 रिएक्टेंट हैं और HI आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब मेरा क्वेश्चन सुनने आपने, ऑप्शन है आप लोगों के पास फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास रिवर्स रिएक्शन। तो आपने इनमें से मुझे बताना है, चार्ली चलें बोथ कर लेते हैं, डेल्टा में हम लोग नन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट उसी तरह से होंगे जिस तरह से आप लोगों के पास जनरल रिएक्शन के होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स उसी तरह से होंगे जिस तरह से आप लोगों के लिए जनरल रिएक्शन के लिए होते हैं। लेकिन जब हम लोग रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो फिर आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स उस तरह से नहीं रहते जिस तरह से जनरल रिएक्शन के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि हमारे पास एक स्टेट होती है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर ही देखने को मिलेगी, ये आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखने को नहीं मिलती। कहता है कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि बेटा कि आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आप लोगों के पास अगर जनरल रिएक्शन मैं कहता हूँ कि ए मिलके आप लोगों के पास बी बना रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो आप लोगों का बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब होता क्या है हमारे पास, कहता है कि एक ऐसी स्टेट आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब वो रिवर्सिबल होता है, जब आप लोगों के पास ए, जितने आप लोगों के पास ए की कंसंट्रेशन बन रही होती है उतनी ही आप लोगों के पास जो है वो बी की कंसंट्रेशन भी बन रही होती है। तो दोनों का रेट जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाता है, क्योंकि रेट्स जो हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? कंसंट्रेशंस के। जब आप लोगों के पास कंसंट्रेशंस यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगी, मतलब आप लोगों के पास जितने ए बन रहे होंगे, जितने रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे, उतने ही आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, तो उनका जो रेट होगा वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कहला रहा होता है। इसको मैं आप लोगों को ग्राफिकली भी समझाऊंगा। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से पूछा जाता है, कंसंट्रेशन को लेकर और रेट को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन क्या कंसंट्रेशन भी उनके आपस में बराबर होती हैं? तो याद रखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन बराबर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कहना कि हमेशा कंसंट्रेशन बराबर होंगी ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। मैं इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद एक फीचर्स देख लें केमिकल इक्विलिब्रियम के, कि केमिकल इक्विलिब्रियम के फीचर क्या है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको सिर्फ क्लोज्ड वेसल के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर के अंदर ही हासिल किया जा सकता है, ओपन के अंदर नहीं किया जा सकता। ये टेस्ट के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज भी आया था, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। खैर, कहता है कि इक्विलिब्रियम कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि आप लोगों के पास ए मिलके बी बनाते हैं, तो आप लोग चाहे ए से ए को मिला के बी बनाते जाएं, चाहे बी को रिएक्ट करवा के आप लोग ए बनाते जाएं, दोनों स्टेट से, मतलब आप लोग ए से स्टार्ट करवा दें। ए से स्टार्ट होने से क्या होगा कि शुरू में ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम बी बनते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर जितने ए मिलके बी बना रहे होंगे उतने ही बी मिलके ए भी बना रहे होंगे। और अगर आप लोग बी से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों के पास एट द स्टार्ट बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, बी मिलके ए बनाते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा
कि जितने बी मिलके ए बना रहे होंगे उतने ही ए मिलके आप लोगों के पास बी भी बना रहे होंगे। तो सिंपल इस लाइन का मतलब यही है कि चाहे आप लोग इसको रिएक्टेंट से स्टार्ट करवा लें, चाहे आप लोग इसको प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करवा लें, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। डिफरेंस होता है बिटवीन कांस्टेंट एंड इक्वल। इसमें भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि अगर वर्ड आए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट ऑलवेज, कि हमेशा आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर होती हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये लाइन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल एट केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ये गलत है, इक्वल हमेशा नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी इक्वल एट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये बात ठीक है, इक्वल हो सकती हैं, लेकिन हमेशा इक्वल हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। कांस्टेंट हमेशा होंगे, इक्वल हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि हमेशा कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ये बात गलत होती है। फिर कहता है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसको उठा के रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉइंट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट, की आप लोगों ने जो ली शैटलियर प्रिंसिपल है उसके अंदर हम लोग देखेंगे दो चीज़ों को हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, एक क्यू सी की टर्म होगी और एक के सी की टर्म होगी। जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास के अंदर क्यू सी से फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारी एफएससी की बुक्स क्यू सी के लिए रेशियो का वर्ड इस्तेमाल करती है। खैर जब हम लोग ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतनी बात याद रखें कि जो कैटलिस्ट है ये क्यू सी पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिएक्शन क्वेश्चन बोला जाता है। ना ये क्यू सी को चेंज करने के काबिल होता है और ना ही ये के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने के काबिल होता है। एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट आप लोग बेशक स्किप कर देंगे, आप लोगों के लेवल का नहीं है। कहता है कि इट इज़ अ डायनामिक स्टेट बिकॉज अपोजिंग रिएक्शंस नेवर सीजेस। सीज का मतलब होता है रुक जाना, डायनामिक का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यू। बेटा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ बनाते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ये ग्राफ आप लोगों को शो कर रहा है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास यहाँ पे 30 सेकंड थे, 40 सेकंड थे, यहाँ पे हमारे पास 50 सेकंड थे। अब 30 सेकंड के ऊपर भी लेट्स सपोज के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 30 है, 40 के ऊपर अभी आप लोगों के पास कंसंट्रेशन जो है वो 30 ही है, और 50 के ऊपर भी आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन है वो 30 ही है। कहता है कि देखने को आपको लगेगा कि रिएक्शन जो है वो रुक चुका है, क्योंकि आप लोगों के पास जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 30 से बढ़ ही नहीं रही। लेकिन याद रखिएगा कि रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो वो रुकता नहीं है, वो सीज नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि एक वक्त के अंदर अगर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो उसी लम्हे उतने ही प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं। मतलब रिएक्शन हो तो रहे होते हैं लेकिन एट द सेम रेट हो रहे होते हैं, इस वजह से हमें देखने को ये लगेगा कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन कभी भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में नहीं रुका करते। वो प्रोसीड करते हैं एट द सेम रेट बट इन द ओपोजिट डायरेक्शन, वो मुखालिफ सिमत के अंदर के रिएक्टेंट मिलकर अगर प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वही प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स भी बनाते जाएंगे। तो ये हमारे पास चंद एक फीचर थे केमिकल इक्विलिब्रियम के। इनमें से भी आप लोगों से फीचर वगैरह ही पूछे जा रहे होते हैं कि कौन सा पॉइंट केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, कौन सा पॉइंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। इसका जो फोर्थ पॉइंट है इसको हमारी बुक अच्छे से एक्सप्लेन करती है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे ग्राफिकली। मैं फिर ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट तो हो सकती है लेकिन हमेशा इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ तक कोई इशू तो पूछें, दवाई हम लोग आगे चलते हैं। सर लास्ट वाले दो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। इस लास्ट पॉइंट को आप लोग स्किप करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी का ना हमारी बुक के अंदर वर्ड इस्तेमाल तो हुआ है फ्री एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 थर्ड पेज जहाँ पे वो सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री को एक्सप्लेन कर रहा है ना, उससे ऊपर एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ के अंदर वो लिखता है कि आप लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को देखकर नहीं बता सकते कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या कोई भी रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो लिखता है कि ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, आप लोगों को फ्री एनर्जी का इल्म होना चाहिए। बेसिकली वहाँ पे फ्री एनर्जी से मुराद गिब्स फ्री एनर्जी है, हमारे सिलेबस में गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी दो तरह से हो सकती है, या गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो सकती है या गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। जब नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होती हैं। सर क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर
करती है। हाँ, एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज हो रही होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास यस एनर्जी का और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है केमिस्ट्री के अंदर। यही बात सर, आप जी 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 बच्चे सर ये बोले। अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, मेरी बात चली गई थी। एक मिनट रुकें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एनर्जी का और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनता है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट्स की सॉरी रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो हमारे पास ये एंडोथर्मिक है। और अगर एक्सोथर्मिक का बनाता हूँ तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो कम होगी। जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और जब प्रोडक्ट स्टेबल बनेंगे इसका मतलब ये आप लोगों के पास जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि कुदरत का बेटा असूल है कि हर चीज़ को वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहती है। तो जनरली जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते। ये चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए आप लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी का आइडिया होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करने के फार्मूला ही होते हैं, हम लोग उस फार्मूला के तहत इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ये वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव आ जाती है तो फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है पॉजिटिव के केस में नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव के केस में वो जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस देखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट के अंदर हमने ये बात की थी कि ये डायनामिक स्टेट होती है। डायनामिक स्टेट मीन कि दोनों रिएक्शंस जो हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अपोजिंग रिएक्शन। अपोजिंग रिएक्शन का मतलब कि जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत के अंदर प्रोसीड कर रहे होते हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के उलट चल रहे होते हैं। तो कहता है अपोजिंग रिएक्शन नेवर सीजेस, दोनों रिएक्शन रुकते नहीं है, बल्कि जिस रेट के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है उसी रेट के ऊपर आप लोगों के पास रिवर्स रिएक्शन भी प्रोसीड कर रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास डायनामिक स्टेट के तौर पे हम लोग इसको केमिकल इक्विलिब्रियम को ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम। पीटीबी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आई थिंक से सिंह की बुक में लिखा हुआ है। आप लोगों को, आप लोगों ने फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से पढ़ा होगा, और फिजिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग ओपन और क्लोज को भी पढ़ते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में जान ले थोड़ा सा। इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिस्टम तीन तरह से हो सकता है, या सिस्टम ओपन हो सकता है, या क्लोज हो सकता है, या आइसोलेटेड हो सकता है। जो ओपन सिस्टम है उसमें आप लोग मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे एनर्जी को भी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ आप लोग उस सिस्टम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और एनर्जी भी उस सिस्टम के अंदर आ भी सकती है और एनर्जी वहाँ से रिलीज भी हो सकती है। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम में कहता है आप लोग मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब एक रिएक्शन हो रहा है तो आप लोग बाहर से उसके अंदर कोई चीज़ वगैरह नहीं ऐड कर सकते, लेकिन एनर्जीज वहाँ से जो है वो एक्सचेंज हो सकती हैं। एनर्जी सिस्टम के अंदर आ भी सकती है और एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल भी सकती है। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वहाँ पे ना ही आप लोगों के पास मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही आप लोगों के पास है वो किसी भी किस्म का एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। पीटीबी में ये, मतलब पीटीबी की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिर्फ एक वर्ड आया था क्लोज सिस्टम का, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये तीनों की तीनों टाइप्स आप लोगों के सामने रखी हैं कि सिस्टम तीन तरह से आप लोगों को जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकता है, इट में भी फिजिकल एंड में भी केमिकल। हमारी बुक के अंदर केमिकल ही है, लेकिन फिजिकल का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास सब्सटेंस हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब जो रिएक्टेंट होगा वही आप लोगों के पास प्रोडक्ट होगा। फिर फर्क कहाँ पर आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, तो कहते हैं वहां पे आपके पास हमेशा दो फेज देखने को मिलेंगे। मतलब अगर रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो प्रोडक्ट मस्ट बी इन द गैसियस फेज और मस्ट बी इन द सॉलिड फेज। मतलब जिस फेज में रिएक्टेंट है उसी फेज में प्रोडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सब्सटेंस हमेशा सेम ही रहेगा। अगर वाटर है तो प्रोडक्ट भी वाटर ही रहेगा। चेंज क्या होती है, वो उनके फेजेस चेंज होते हैं। तो कहता है जो हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है ये हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेजेस। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा जो रिएक्टेंट होते हैं वो कभी भी एक्ट नहीं कर सकते एज अ प्रोडक्ट। मतलब अगर रिएक्टेंट N2O4 है तो प्रोडक्ट N2O4 नहीं हो सकता, ये NO2 होगा या कोई भी और केमिकल स्पीशी हो सकती है, लेकिन जो रिएक्टेंट है वही आपके पास प्रोडक्ट नहीं हो सकता। कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकता है, इट मे बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस से क्या मुराद है कि आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सेम फेज के अंदर मौजूद हो, लाइक N2O4 भी गैशियस फेज में है और NO2 भी आपके पास गैशियस फेज में मौजूद है। लेकिन हेट्रोजेनियस में क्या होगा,
अब केमिकल हेट्रोजीनियस है, केमिकल मीन आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंट CaCO3 है और प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है। फिर डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस कि ये हेट्रोजीनियस है, मीन टू से रिएक्टेंट आपके पास अगर सॉलिड फेज में है तो प्रोडक्ट लाजमी तौर पर एक आधा ऐसा होगा जो सॉलिड फेज में मौजूद नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम में फेजेस डिफरेंट होने चाहिए, जबकि फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि इट इज़ ऑलवेज हेट्रोजीनियस, क्योंकि आप लोगों के पास सब्सटेंस हमेशा सेम होंगे, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट होगा, बस फर्क आता है तो उनके फेजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट का फेज है वो आप लोगों को सेम देखने को नहीं मिल सकता। अब बेटा ये लिखा हुआ है कि हमारी बुक लिखती है कि यूनिवर्स के अंदर होने वाला हर रिएक्शन जो है, हर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। पीटीपी की बुक की फर्स्ट या सेकंड लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यूनिवर्स के अंदर होने वाला हर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन हम कुछ रिएक्शंस को रिवर्सिबल नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या होती है? अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। हमारी बुक कहती है कि जनाब आपके पास होने वाला हर रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, लेकिन कहते हैं कि कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की मिलके रिएक्टेंट्स बनाने की सलाहियत इतनी कम होती है कि हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इज निग्लिजिबल, कि वो ना होने के बराबर होती है। ये कहना कि बिल्कुल ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे ऐसा गलत है, वो कहता बनाते ज़रूर हैं लेकिन इतना कम बनाते हैं कि वो निग्लिजिबल है, तो फिर इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा होगा। जब रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो फिर हम लोग कहते हैं कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। जब अकेला फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये किसकी करेक्टरिस्टिक होती है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक है। ये सिर्फ बुक का जो पॉइंट था मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। मैंने लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन अप्लाइड। इसकी हमारी बुक एग्जांपल भी दे रही है, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो रिएक्शन है जो हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें तो दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स भी सेम है, वाटर और वाटर ही आप लोगों के पास बन रहा है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? फ़र्क आ रहा है इनकी कंडीशंस के ऊपर। अगर हम लोग प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में करवाते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क मीन हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये रिएक्शन प्रोसीड करके आपके पास वाटर बन गया। ये रिएक्शन है हमारे पास IR, मीन टू से ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग प्लेटिनम की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक स्पार्क की बजाय 1500 डिग्री सेल्सियस मीन टू से हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड करवाते हैं, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड करवाने के ऊपर क्या होगा कि आपके पास जो वाटर बन रहा होता है इट हैज़ द एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे उतने ही वाटर मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बना रहे होते हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते, डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी कंडीशंस अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हार्श कंडीशंस देंगे तो प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, लेकिन अगर माई कंडीशंस दे रहे होते हैं तो फिर आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं कि दोबारा से प्रोडक्ट्स हैं वो मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हों। बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल? डेल्टा। ए बेटा ये जो साइन है ना स्क्वायर ब्रैकेट का, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट था, किसको रिप्रेजेंट करती है स्क्वायर ब्रैकेट? मोल पर डीएम क्यूब। हाँ, मोलर कंसंट्रेशन को। 10th क्लास की लाइन है, मैं उसको लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर लिखा है। एक्टिव मैथ के बारे में वो 3 बातें बनाता है। एक्टिव मैथ मीन मोलर कंसंट्रेशन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डीएम क्यूब। अभी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर ये बात बार बार बोली कि ज़रूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो, वो बराबर हो भी सकती है, मतलब रिएक्टेंट में भी इक्वल टू प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि रिएक्टेंट्स में बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, और तीसरी पॉसिबिलिटी लिखी है कि रिएक्टेंट में बी लेस देन प्रोडक्ट। तो बेटा ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरह से हो सकती हैं इसी पॉइंट को अब हम लोग आगे स्लाइड्स के ऊपर जाकर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कहते हैं कि कब हमारे पास
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, कब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी प्रोडक्ट से, और कब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपस में बराबर होती है। अभी के लिए आप लोग ये बात याद रखें कि कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता कि एट इक्विलिब्रियम विच फॉलोइंग इज पॉसिबल, मैं यहाँ पे लिखता कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट कांस्टेंट, अगर मैं इस तरह से लिखता तो फिर आप लोगों ने क्या कहना था कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैं आगे आप लोगों का ये डिफरेंस क्लियर करता हूँ कांस्टेंट और इक्वल का भी, लेकिन अभी के लिए ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ये याद रखनी है। ये आप लोगों के सामने 4 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इन स्टेटमेंट में से आंसर करें कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी। बीटा। अल्फा ऑप्शन में क्या मिस्टेक है? इक्वल लिखा हुआ है। concentration of product always equal. इक्वल मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, इक्वल हो सकती है, मिस्टेक है यहाँ पे ऑलवेज का वर्ड, ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन में कहता है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट ऑलवेज, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। चार्ली में क्या मिस्टेक है? Never equal भी कभी नहीं। यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो सकते हैं लेकिन हमेशा बराबर हों ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन अब कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। ए में क्या मिस्टेक है? सर प्रोडक्ट्स को स्टार्ट में ज्यादा शो किया हुआ है, रिएक्टेंट्स को कम। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास गलत है वो हमारे पास है जनाब अल्फा ऑप्शन। रीज़न क्या है? हमने पढ़ा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पे उसने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को 0 से स्टार्ट किया है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैक्सिमम से स्टार्ट किया है, तो ये हमारे पास गलत होती है। बीटा ऑप्शन देखें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास नीचे से स्टार्ट हो रही है। और इसके अंदर देखें कि आप लोगों के पास जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से। चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को उसने मैक्सिमम शो किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को उसने 0 से स्टार्ट किया, और इस स्टेट के ऊपर जब आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें कि रिएक्टेंट्स को उसने मैक्सिमम से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को 0 से स्टार्ट किया, और जब इक्विलिब्रियम आप लोगों के पास एस्टेब्लिश हो गया तब आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो लेस है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। तो अगर कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज के ग्राफ आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो 30 है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे थी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10। अब जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे मैं टाइम भी लिख देता हूँ, ये 20 सेकंड है, ये 30 है, यहाँ पे 40 है, 50। तो 20 सेकंड के ऊपर भी आप लोग देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 ही है, 30 सेकंड के ऊपर भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 ही होगी, 40 सेकंड के ऊपर भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 ही है, और 50 पे भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 ही है। और अगर प्रोडक्ट्स को देखें तो 20 के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10, 30 के ऊपर भी 10, 40 के ऊपर भी 10, 50 के ऊपर भी 10। मतलब वो कांस्टेंट है, वो यकसा है, जितनी वैल्यू थी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, कि जितनी आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 10 सेकंड के ऊपर 20 थी तो वो 20 सेकंड के ऊपर भी 20 रहेगी, 30 के ऊपर भी 20 रहेगी। और इक्वल होने का क्या मतलब होना था कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 है तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 30 होती तो फिर आप लोगों के पास होता कि हम लोग कह रहे होते कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है बीटा ग्राफ के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग ये बात यहाँ पे बहुत यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये क्या होती हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये कांस्टेंट हैं, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। चार्ली ग्राफ के अंदर देखें तो जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है। अगर वो 30 सेकंड के ऊपर रिएक्टेंट की 30 है तो 40 की भी 30 ही होगी, 40 सेकंड के ऊपर जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी उतनी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर भी आपस में, और ये होती भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप लोग डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि रिएक्टेंट हमारे पास 10 है, प्रोडक्ट हमारे पास 30 है, तो कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कम है प्रोडक्ट से, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया
फर्दर इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होंगी, प्रोडक्ट की वैल्यू 30 ही रहेगी, रिएक्टेंट की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो हम लोग ये बात यहाँ पे कह सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जनाब आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो सकती है, लेकिन हमेशा इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या चीज़ हमेशा होगी? अगर हमेशा की बात करनी हो तो हम लोग हमेशा के लिए ये कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट ऑलवेज। बेटा यहाँ पे आप लोगों का ये पॉइंट जो है Yes, वो sir. बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ के अंदर ना ये सबसे पहले मैंने एक ब्लैक डॉट के साथ ये पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए। इस ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये टर्म्स हैं, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को ना जो कॉन्सेप्ट देने का मकसद है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, Equimolar point. इसको हम लोग बोलते हैं इक्विमोलर पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखता हूँ कि जनाब आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 30 है, तो या इस ए पॉइंट के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी 30 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 30 होगी। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइट किया है इस बी को। इस बी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस बी इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और बेटा याद रखिएगा, हमेशा ये बात याद रखनी है, इक्विलिब्रियम के होने के लिए इक्विमोलर पॉइंट का होना जरूरी नहीं होता। इक्विलिब्रियम का होने के लिए किस चीज का होना जरूरी होता है? इक्विलिब्रियम के होने के लिए आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट का होना जरूरी होता है। ये वो पॉइंट है एट विच कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड मैक्सिमम। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास जितने प्रोडक्ट्स बनने थे मैक्सिमम वो बन चुके, अब इससे फर्दर ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं बन सकते, और इस पॉइंट के ऊपर जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ने कम होना था वो कम हो चुकी, अब ये फर्दर डिक्रीज नहीं हो रही होगी। एक और पॉइंट होता है, अब इसके बाद ये सारे का सारा जितना भी शेडेड एरिया है इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी के साथ। इस सी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वो पॉइंट है एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। अब आप लोगों के पास रेट दोनों के बराबर, रेट बराबर होने का मतलब ये कि जितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर मैंने आप लोगों के सामने 3 पॉइंट्स लिखे, एक ए, एक बी और एक सी। ए को मैंने बोला इक्विमोलर पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हुए। बी को हमने बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ पे जितने प्रोडक्ट बनने थे मैक्सिमम बन गए, जितने रिएक्टेंट्स ने कम होना था वो कम हो गए। और सी पॉइंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे दोनों के रेट्स बराबर हो जाते हैं। अब मैं जो बातें बोलने लगा इसको ध्यान से सुनना है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए इक्विमोलर पॉइंट हो भी सकता है और इक्विमोलर पॉइंट नहीं भी हो सकता। मतलब जरूरी नहीं कि इक्विमोलर पॉइंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिले अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाना है। फिर क्या चीज होना जरूरी है? होना जरूरी है आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब जितने प्रोडक्ट्स बनने होते हैं वो मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच जाएंगे, जितने रिएक्टेंट्स कम होने होते हैं वो कम हो जाएंगे। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का होना जरूरी होता है। और याद रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लाजमी तौर पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्विमोलर पॉइंट का होना जरूरी नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट का होना जरूरी है। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वहाँ पे आप लोगों को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लाजमी तौर पर देखने को मिल रही होती है। इन बातों की समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. अब नेक्स्ट देखें कि केस 1 है। अब इस केस के अंदर मुझे देख के बताएं, क्या आप लोगों को यहाँ पे इक्विमोलर पॉइंट देखने को मिल रहा है कहीं पे? यस सर। आप लोगों को इक्विमोलर पॉइंट जो है वो देखने को Yes, मिल sir. रहा है। इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास इक्विमोलर पॉइंट है। क्या आप लोगों को यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिल रहा है? यस सर। तो ये जो उसने डॉटेड लाइंस शो की हुई हैं ये आप लोगों के पास क्या है? दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर होगी। Yes. यस सर। तो यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें हैं। और ये केस कौन सा है? यहाँ पे क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से बराबर है, क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है? तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है? रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। अब यहाँ पे है आपके पास कंसंट्रेशन, तो ये रिएक्टेंट की अगर 10 कंसंट्रेशन है तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रही है, वो 20 हो सकती है, वो 30 हो सकती है। तो ये वो पहला ग्राफ है जो हम लोग बात कर रहे थे पीछे कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कम है, लेकिन इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
क्यों एस्टेब्लिश? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो लाजमी तौर पे केमिकल इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिल रहा होता है। अब केस 2 की बात करते हैं कि क्या यहाँ पे इक्विमोलर पॉइंट देखने को मिल रहा है आप लोगों को? नो। यहाँ पे इक्विमोलर पॉइंट है? No, sir. नहीं है। नहीं क्या है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी यहाँ पर? Yes, sir. यस सर। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा मुझे पहले ये बताएं, ये केस कौन सा है? Reactants. रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन प्रोडक्ट। ये केस है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ग्रेटर। क्या इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम के ऊपर? Yes. Yes. कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी, याद रखिएगा। मतलब ये देखिए आप लोगों के पास वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, ये वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट कब नहीं होगी? कांस्टेंट तब नहीं होगी अगर मैं कहता कि पहले ये लाइन यहाँ पर है, फिर आगे जाके ये लाइन इस तरह से हो जाती, फिर आगे जाके लाइन इस तरह से हो जाती। इस तरह से अगर आप लोगों के पास टेढ़ी सी लाइन बनती तो फिर आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट डिजिट जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ पे इक्विमोलर पॉइंट है? बेटा इक्विमोलर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो क्या इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपस में बराबर नहीं हो रही? हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विमोलर पॉइंट होगा। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? Yes, sir. वो भी है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये वो केस है जहाँ पे आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज क्या होगी? इक्वल। इक्वल टू इक्वल। ईच अदर। तो ये हमारे पास थर्ड केस देखा हम लोगों ने। तो तीनों केसेस के मैंने आप लोगों के सामने ग्राफ भी रख दी है, लेकिन तीनों के अंदर जो बात यकसा थी वो यही थी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, और वैल्यूज फर्दर चेंज नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि रिएक्टेंट ग्रेटर हो जाए प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट लेस हो जाए प्रोडक्ट से, या रिएक्टेंट बराबर हो जाए प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन के पॉइंट से ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो कांस्टेंट के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते, वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट ही रहती हैं। चलें जी, अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमने कहा कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। वो हमेशा क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी, नॉट इक्वल टू ईच अदर, हमेशा इक्वल नहीं होगी। लेकिन क्या ये इक्वल हो सकती है? यस, इक्वल हो। यस सर। इक्वल हो सकती है। तो एट इक्विलिब्रियम देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में भी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में भी ग्रेटर देन प्रोडक्ट, एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में भी लेस देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। और अगर हम लोग कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग कहेंगे वो इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा आप लोगों को कांस्टेंट ही देखने को मिल रही होती हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हमारी शुरू की चंद एक बातें जो हमारे पहले 2 पेजेस लिखे हैं वो हमारे क्लियर होती हैं।